नमस्ते प्रोफेसर। आज 16 दिसंबर 2025 है। और जैसा कि हम हर हफ्ते कहते हैं, आज हम दुनिया भर की उन खास खबरों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने सुर्खियां बटोरी हैं। मैं बिल्कुल तैयार हूँ और मुझे यकीन है कि आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ होगा। नमस्ते, तुम्हारी उत्सुकता देखकर मुझे हमेशा खुशी होती है। हाँ, आज की तारीख 16 दिसंबर 2025 हमारे लिए बहुत कुछ लेकर आई है। चलो, बिना देर किए आज के मुख्य मुद्दों पर बात शुरू करते हैं। बिल्कुल प्रोफेसर। सबसे पहले मुझे बताइए कि आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर क्या है। आज की सबसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों में से एक है वैश्विक जलवायु सम्मेलन का पहला चरण जो पेरिस में संपन्न हुआ है। इसमें 150 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ओहो, जलवायु सम्मेलन, ये तो बहुत जरूरी है। लेकिन प्रोफेसर, इस बार की खासियत क्या थी? क्या कोई ठोस समझौते हुए? अच्छी बात यह है कि इस बार ग्रीन बॉन्ड के लिए $500 बिलियन के नए फंड की घोषणा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है। $500 बिलियन, यह तो बहुत बड़ी रकम है। लेकिन प्रोफेसर, क्या ये फंड वास्तव में उन देशों तक पहुंचेगा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? यही एक चिंता का विषय है। इतिहास गवाह है कि ऐसे बड़े वादे अक्सर नाकारशाही की भूल भुलैया में खो जाते हैं। हालांकि इस बार अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कोष नामक एक नई संस्था बनाई गई है जो सीधे परियोजनाओं को फंड करेगी। यह तो थोड़ी राहत की बात है। अब भारत के संदर्भ में बात करते हैं। क्या कोई ऐसी खबर है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींचा हो? हाँ, भारत में डिजिटल इंडिया मिशन के तहत एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। देश के 95% गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है। वाह, यह तो अद्भुत है। इसका मतलब है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में भारी सुधार होगा। बिल्कुल, इसका दूरगामी प्रभाव होगा। बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा मिलेगी, किसान नवीनतम कृषि तकनीकों के बारे में जान सकेंगे और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोग भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। लेकिन प्रोफेसर, क्या गांवों में सभी के पास ऐसे उपकरण होंगे जिनका उपयोग वे इंटरनेट के लिए कर सकें? यह एक जायज़ सवाल है। सरकार ने डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत लाखों टैबलेट और स्मार्टफोन सब्सिडी पर उपलब्ध कराए हैं। साथ ही सामुदायिक डिजिटल केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। यह तो एक व्यापक योजना लग रही है। अब रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं। क्या कोई नई हथियार प्रणाली या रक्षा समझौता खबरों में है? हाँ, भारत और इजरायल ने मिलकर एक नई पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल प्रणाली के विकास पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका नाम स्पाई किलार 2 रखा गया है। स्पाई किला 2, यह सुनने में बहुत प्रभावशाली लगता है। इसकी क्या खासियतें होंगी? यह मिसाइल 30 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक सटीकता से लक्ष्य को भेज सकती है। इसमें फाइबर ऑप्टिक गाइडेंस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो इसे हर मौसम में काम करने योग्य बनाती है। 30 किलोमीटर, यह तो युद्ध के मैदान में शक्ति संतुलन बदल सकती है। लेकिन प्रोफेसर, ऐसे उन्नत हथियार बनाने में लागत बहुत ज्यादा आती होगी, है ना? निश्चित रूप से, लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि यह रक्षा आयात पर हमारी निर्भरता को कम करेगा और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देगा। साथ ही भविष्य में इसके निर्यात की भी संभावनाएं हैं। अच्छा, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर क्या चल रहा है? क्या कोई नई आर्थिक नीति या सूचकांक सत्ता में है? हाँ, विनिर्माण क्षेत्र में आशाजनक वृद्धि देखी जा रही है। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाओं का असर दिखने लगा है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में। उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजनाएं, क्या आप इनके बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? बिल्कुल, ये योजनाएं उन कंपनियों को प्रोत्साहन देती हैं जो भारत में उत्पादन करती हैं और अपने निर्यात को बढ़ाती हैं। इससे निवेश आकर्षित होता है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। तो ये घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने का एक तरीका है। क्या इसका असर महंगाई पर भी पड़ रहा है? फिलहाल, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि से आपूर्ति श्रृंखलाएं मजबूत हो रही हैं, जिससे दीर्घकालिक रूप से महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। हालांकि, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का अभी भी एक प्रभाव है। कच्चे तेल की कीमतें, यह तो हमेशा से एक चिंता का विषय रहा है। अब स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करते हैं। क्या कोई नई चिकित्सा खोज या सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल खबरों में है? हाँ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड को और अधिक सुलभ बनाने के लिए नई दिशा निर्देश जारी किए हैं। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, यह कितना महत्वपूर्ण है, खासकर दूरदराज के मरीजों के लिए? बिल्कुल, इसका उद्देश्य यह है
कि किसी भी व्यक्ति का चिकित्सा इतिहास देश के किसी भी डॉक्टर के लिए आसानी से उपलब्ध हो। इससे गलत निदान और अनावश्यक परीक्षणों से बचा जा सकता है। यह तो बहुत बड़ी सुविधा होगी, लेकिन प्रोफेसर, क्या इन रिकॉर्ड्स की निजता और सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है? यह सबसे अहम सवाल है। सरकार ने डिजिटल हेल्थ डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत कड़े प्रावधान किए हैं। डेटा एन्क्रिप्शन और अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। यह सुनकर अच्छा लगा। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया में क्या हो रहा है? क्या कोई नई खोज या मिशन चर्चा में है? हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने नए मंगलयान-3 मिशन की योजना की घोषणा की है। यह मिशन मंगल ग्रह के और अधिक रहस्यों को उजागर करेगा। मंगलयान 3, यह तो रोमांचक है। पिछले मिशन तो बहुत सफल रहे थे। इस बार क्या नया होगा? इस बार मिशन में एक ऑर्बिटर और एक लैंडर दोनों शामिल होंगे। ऑर्बिटर मंगल के वायुमंडल का गहन अध्ययन करेगा, जबकि लैंडर सतह से नमूने एकत्र करने का प्रयास करेगा। सतह से नमूने, यह तो बहुत महत्वाकांक्षी है। क्या इसमें पहले के मिशन की तुलना में अधिक उन्नत उपकरण होंगे? हाँ, इसमें स्पेक्ट्रोमीटर और रडार जैसे उन्नत उपकरण होंगे जो मंगल की भूवैज्ञानिक संरचना और संभावित जीवन के संकेतों का पता लगाने में मदद करेंगे। जीवन के संकेत, यह सुनकर तो रोंगटे खड़े हो गए। प्रोफेसर, अब पर्यावरण के क्षेत्र में क्या खास है? हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने संरक्षित क्षेत्र विस्तार के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी है। संरक्षित क्षेत्र विस्तार, यह कहाँ-कहाँ होगा और इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य जैव विविधता के हॉटस्पॉट को बचाना और विलुप्त प्राय प्रजातियों के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करना है। कुछ चुनिंदा राज्यों में, जैसे पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत में, नए क्षेत्र घोषित किए जाएंगे। यह बहुत अच्छी खबर है, लेकिन क्या इन क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय के अधिकारों का भी ध्यान रखा जाएगा? बिल्कुल, नीति में सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया गया है। स्थानीय लोगों को संरक्षण प्रयासों में शामिल किया जाएगा और उनके पारंपरिक अधिकारों को भी सुनिश्चित किया जाएगा। यह एक संतुलित दृष्टिकोण है। अब शिक्षा क्षेत्र पर आते हैं। क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में कोई महत्वपूर्ण प्रगति हुई है? हाँ, तकनीकी शिक्षा में भारतीय ज्ञान प्रणालियों को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। कई विश्वविद्यालयों ने नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। भारतीय ज्ञान प्रणालियाँ, जैसे योग, आयुर्वेद या पारंपरिक वास्तुकला। हाँ, बिल्कुल। इसका उद्देश्य छात्रों को हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना और उन्हें आधुनिक ज्ञान के साथ साथ पारंपरिक ज्ञान का भी विशेषज्ञ बनाना है। यह तो छात्रों के लिए एक अनूठा अवसर होगा। अब खेल जगत की बात करते हैं। क्या कोई बड़ा खेल आयोजन या भारतीय खिलाड़ियों की कोई उपलब्धि खबरों में है? हाँ, महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए भारत ने क्वालीफाई कर लिया है, जो अगले साल आयोजित होगा। हमारी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। यह तो बहुत खुशी की बात है। हमारी महिला क्रिकेट टीम बहुत अच्छा कर रही है। बिल्कुल। इसके अलावा ओलंपिक की तैयारी के तहत सरकार ने कई युवा खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविरों की घोषणा की है। यह बहुत अच्छी पहल है। अब सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण की दिशा में क्या हो रहा है? महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक नई वित्तीय सहायता योजना शुरू की गई है। इसका नाम शक्ति रखा गया है। शक्ति योजना, यह सुनकर बहुत सकारात्मक लगता है। क्या यह विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए है? यह योजना सभी वर्गों की महिलाओं के लिए है, लेकिन इसमें ग्रामीण और छोटे शहरों की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका उद्देश्य उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह निश्चित रूप से बहुत से लोगों के जीवन को बदल सकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बात करते हैं। क्या कोई महत्वपूर्ण राजनयिक बैठक या समझौता हुआ है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की एक अनौपचारिक बैठक मालदीव में हुई है। इसमें क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक विकास पर चर्चा हुई। सार, यह तो काफी समय से सक्रिय नहीं था। क्या इससे संबंधों में सुधार की उम्मीद है? उम्मीद तो यही है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से विभिन्न देशों के बीच राजनीतिक मतभेद सार्क की प्रगति में बाधक रहे हैं। इस बैठक में भी उन मुद्दों पर बात हुई, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। तो यह एक शुरुआत है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की बात करें। क्या एआई के क्षेत्र में कोई नई खबर है, खासकर भारत के संदर्भ में? हाँ, राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन के तहत भारत सरकार ने एआई से चालित शिक्षा प्लेटफार्मों के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना शुरू की है। एआई चालित शिक्षा, इसका क्या मतलब होगा?
इसका मतलब है कि छात्रों की व्यक्तिगत सीखने की गति और शैली के अनुसार उन्हें शिक्षा दी जाएगी। एआई शिक्षकों को छात्रों की कमजोरियों की पहचान करने और उन्हें व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। यह तो एक क्रांति ला सकता है। लेकिन प्रोफेसर, क्या एआई शिक्षकों की जगह ले लेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एआई एक सहायक उपकरण होगा। मानव शिक्षक का स्थान कोई नहीं ले सकता। एआई से शिक्षकों का बोझ कम होगा और वे छात्रों पर अधिक व्यक्तिगत ध्यान दे पाएंगे। अच्छा, ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। अब शहरी विकास के क्षेत्र में क्या चल रहा है? स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कई शहरों में परिवहन और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। जैसे? जैसे इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा बढ़ाया जा रहा है और स्मार्ट कचरा डिब्बे लगाए जा रहे हैं जो कचरे के स्तर को ऑनलाइन मॉनिटर करते हैं। यह तो शहर को रहने लायक बनाने की दिशा में एक अच्छा कदम है। अब खाद्य सुरक्षा के बारे में क्या? क्या कोई चिंताजनक खबरें हैं? खाद्य मुद्रास्फीति एक मुद्दा बनी हुई है। खासकर दालों और कुछ सब्जियों की कीमतों में वृद्धि हुई है। सरकार ने बफर स्टॉक को मजबूत करने के उपाय किए हैं। यह तो आम आदमी के लिए एक बड़ी चिंता है। क्या इसके पीछे कोई खास कारण है? खराब मौसम की स्थिति और आपूर्ति श्रृंखला में कुछ व्यवधानों ने कीमतों को प्रभावित किया है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी दालों के आयात पर विचार कर रही है। तो क्या एक जटिल समस्या है? अब न्यायपालिका से जुड़ी कोई खबर है? हाँ, ई कोर्ट परियोजना के तहत अदालतों में वर्चुअल हियरिंग की सुविधा का विस्तार किया गया है। वर्चुअल हियरिंग? यह तो समय और संसाधनों की बचत करता है। बिल्कुल, इससे मामलों के निपटान में तेजी आएगी और दूर-दराज के लोगों के लिए अदालतों तक पहुंचना आसान होगा। यह तो एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव है। प्रोफेसर, आज की चर्चा बहुत ही ज्ञानवर्धक रही। हमने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से बात की। मुझे भी खुशी हुई। यह महत्वपूर्ण है कि हम इन खबरों पर नज़र रखें और उनके निहितार्थों को समझें। हर खबर के पीछे एक बड़ी कहानी होती है। मैं अगली बार के लिए उत्सुक हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद प्रोफेसर। तुम्हारा स्वागत है। अगली बार तक अपना ध्यान रखना।